नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जून के महीने में भारत में खुदरा महंगाई दर में बहुत ही मामूली कमी आई है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.26% दर्ज की गई है, जबकि इसके पिछले महीने में ये 6.3% रही थी। हालांकि लगातार दूसरे महीने आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर रही है। इसके अलावा देश का औद्योगिक उत्पादन मई में सालाना आधार पर 29.3% बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 25 से 34 पैसे और डीजल की कीमत में 15 से 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 4 मई के बाद से पेट्रोल की कीमत में 39वीं बार बढ़ोतरी है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 97 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। इसी प्रकार से कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 92 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में तीनों पार्टियों के नेताओं में बयानबाजी का दौर जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सरकार के नेताओं पर कोई भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। नाना पटोले ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है। पटोले का आरोप है कि सीएम उद्धव ठाकरे और अजित पवार उनका पीछा कराते हैं। पटोले के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की हलचल और तेज हो सकती है। इससे पहले एनसीपी मुखिया शरद पवार भी नाना पटोले द्वारा बार बार की जा रही बयानबाजी पर उन्हें छोटा नेता बता चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए 74 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों ने एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश की शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है और नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 4 पेजों की इस चिट्ठी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस ज्यादती और निर्दोष लोगों की पुलिस यंत्रणा और लोगों की हत्या पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें लव जिहाद का नाम लेकर और एनएसए व यूएपीए का दुरुपयोग करते हुए मुसलमानों को निशाने पर लेने का भी आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस समेत प्रशासन की सारी शाखाएं ध्वस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है यदि इसे नहीं रोका गया तो संस्थाओं को जो नुकसान होगा उससे लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा और सड़ गल जाएगा। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जा रहे कानून के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जनसंख्या को केवल कानून बनाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के बाद महिलाओं में इसके प्रति खुद ही जागृति आ जाती है और इस बात की पुष्टि सर्वे ने भी की है। नीतीश ने कहा कि मेरा मानना है कि 2040 तक ये वृद्धि नहीं रहेगी। नीतीश ने कहा कि हम लोग तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपनी अपनी सोच है। इस दौरान नीतीश ने चीन का भी उदाहरण दिया कि कैसे अब उनको 3 बच्चों की नीति लानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक लागू करने को लेकर पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विधेयक लागू करने से पहले सरकार खुद बताए कि उनके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, ये भी बता दें कि कितने वैध हैं और कितने अवैध हैं, इसके बाद चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने ही सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बिल में शामिल एक बच्चे की नीति भविष्य में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरक ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगा दें ताकि बच्चे का जन्म ही ना हो सके। बरक ने कहा कि बीजेपी का ये एक चुनावी प्रचार है, वे चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेते।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। बता दें, नए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, वो स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और न ही सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा भी कई चीजों से उनको वंचित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुफ्त बिजली का दांव कई राजनीतिक दलों को भाग गया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये दांव चला है। सपा के लखनऊ स्थित कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स में वादा किया गया है कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। बीते साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी की ओर से सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। ये वादा चला भी था और आरजेडी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। डॉक्टरों के शीर्ष संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर अवश्यंभावी है, लिहाजा किसी तरह की ढिलाई ना दी जाए और पर्यटन व तीर्थाटन जैसी चीजों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। ये अहम है कि आईएमए ने ये बात ऐसे समय कही है जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। डॉक्टरों की संस्था ने कहा है कि वह ऐसे नाजुक समय अधिकारियों के आत्मसंतुष्ट होने से परेशान है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ ट्विटर बैज हटा दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ब्लू टिक को दोबारा बहाल कर दिया गया। बता दें, पिछले सप्ताह हुए कैबिनेट फेरबदल में राजीव चंद्रशेखर को इस मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था। दक्षिण के मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने सोमवार को एक बार फिर कहा है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम को भी भंग कर दिया। रजनीकांत पर तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्त दबाव था, लेकिन उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। 70 साल के रजनीकांत ने 2018 में रजनी मक्कल मंदिरम की बुनियाद रखी थी। पिछले साल ही कोरोना की वजह से प्रभावित हो रहे संसद के सत्रों के बीच इस बार 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू किया जाएगा। ये 13 अगस्त तक चलेगा। सामान्य तौर पर मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है और 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे और सत्र सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। देउवा को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए उनके दावे पर 149 हस्ताक्षर हैं। बता दें, नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बीते मई को प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर संसद भंग कर नवंबर में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। इसी फैसले को प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।